DPP1 आप लोग को करनी थी या तो लास्ट में थोड़े क्वेश्चन बचे थे, बताओ कोई डाउट हो तो। मैक्सिमम क्लास में डिस्कस हो ही गए थे, पर फिर भी कोई डाउट रह गया उसको बताइए। कोई डाउट? एक ही का बोल देना, मैम कुछ डाउट था तो ध्यान करना पड़ता है डाउट करना। क्या हो गया? ये मिला? नहीं मिला? नहीं, वो मैंने पीछे ही यहाँ पर ध्यान दो ना। तो आप लोगों को ये तो समझ में आ गया कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में करना क्या है ना पूरे चैप्टर में। कितनी फॉर्मूला राइट? कौन कौन सी? साइन और टेन कब जीरो होते हैं, कोस एंड कोट कब जीरो होते हैं, और सेक और कोसेक राइट। फिर कोस का जनरल सॉल्यूशन कोस थीटा इक्वल टू कोस अल्फा का जनरल सॉल्यूशन थीटा इक्वल टू 2n5 प्लस माइनस अल्फा, टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा का जनरल सॉल्यूशन, और साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा का n5 प्लस माइनस और तीनों स्क्वायर वाले टर्म का फॉर्मूला के नाम पे तो इतना ही है। और ये भी सबसे लास्ट में जाके जरूरत पड़ती है। ये भी कब अप्लाई करते हो? जब आपके पास वैल्यू मिल जाती है, भाई कोस थीटा 1/2 आए, तब जाके मुझे इसकी फॉर्मूला की जरूरत पड़ती है। बट कोस थीटा इक्वल टू 1/2 तक पहुंचने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? सारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में जो फॉर्मूला पड़ते हैं, इनडायरेक्ट ये बोल सकते हो कि 75% का ये तो 75% काम तो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज का ही है।
बस लास्ट में वो एक इक्वेशन आप लोगों को जो जनरल सॉल्यूशन की फॉर्मूला है वो बस अप्लाई करना आना चाहिए, और अगर कोई पर्टिकुलर रेंज दिया जाए तो इनकी वैल्यू पुट करके चेक कर लेंगे कि कौन से उस रेंज में है। इतना ही करते थे अपने। ओके, अब देखो यहाँ पर मैंने एक और स्टेटमेंट लिखा है, मुझे बोला जाता है कि इसके सॉल्यूशन क्या होंगे। क्या पूछा है, sin raised to 4x/3 plus cos raised to 4x/3 ग्रेटर देन 1/2। अब ये इनइक्वालिटी की बात आ गई, तो क्या फर्क पड़ता है इक्वालिटी और इनइक्वालिटी में? तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगर ये इक्वालिटी में होता तो कैसे करता, बीसी को सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसमें डीसी को सिंप्लीफाई करें। कैसे करोगे इसको सिंप्लीफाई? sin raised to 4x/3 plus cos raised to 4x/3 को सिंप्लीफाई करना है तो कैसे सिंप्लीफाई? ठीक है, हमारे पास साइन और कोस के टर्म में एक ही आइडेंटिटी है, कौन सी? साइन स्क्वायर x/3 प्लस कॉस स्क्वायर x/3 इक्वल टू 1। इसी को यूज करना है। ये स्क्वायर में पर लाना क्या है, तो क्या करोगे उसका होल स्क्वायर। तो जब इसका मैं स्क्वायर करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? sin raised to 4x/3 plus 2 times sin square x/3 into cos square x/3 plus cos square का स्क्वायर तो cos raised to 4x/3 इक्वल टू 1 का स्क्वायर तो साइन और कोस है तो एक तक आइडेंटिटी है अपने पास, sin square plus cos square 1 होता है। इसमें से मैं क्या लिख सकता हूँ? sin raised to 4x/3 plus cos raised to 4x/3 को क्या लिख सकता हूँ? पूरे स्टेटमेंट को लिख सकता हूँ 1 minus 2 times sin square x/3 into cos square x/3 is greater than 1/2। ये स्टेप ठीक है। ये 1/2 को इस तरफ ले लेते हैं, 1 minus 1/2 इस वन को उस तरफ ले लो, तो -2 times sin square x/3 into cos square x/3 is greater than 1/2 minus 1। ये नेगेटिव साइन हटेगा तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, तो आपके पास अब क्या बचा? साइन बचा। ये sin square x/3 और cos square x/3 मतलब दोनों में स्क्वायर है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको लिखना चाहूंगा sin x/3 into cos x/3 पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये किसकी फॉर्मूला है? साइन 2 थीटा बाई 2। तो इसका क्या लिख सकता हूँ इसको मैं? साइन x/3 cos x/3 का होल स्क्वायर लिखा। अच्छा, ये माइनस साइन हटाया तो इनइक्वालिटी चेंज हो गया। ये तो सबको पता है ना, माइनस हटेगा तो इनइक्वालिटी चेंज होगा। ओके, अब बताओ क्या लिखूं इसको मैं? sin 2x/3 अपॉन 2 पूरे का sin थीटा इंटू cos थीटा इज ए फॉर्मूला ऑफ sin 2 थीटा डबल हो जाएगा ना एक बार, डिवाइड बाई 2, क्योंकि sin 2 थीटा की फॉर्मूला तो 2 sin थीटा cos थीटा होता है, 2 था ही नहीं। ये ठीक है। ओके, लेस देन 1/2। अच्छा, 2 का स्क्वायर इस 2 के साथ कट होगा तो 1/2 और 2 और ये 2 भी। तो लास्ट में क्या मिला? जब मैं पूरा सिंप्लीफाई करके सिंगल टर्म तक पहुंच गया, आपको ट्राई यही करना है कि सिंगल टर्म तक पहुंच जाओ पहले, तो कैसे भी करके सिंगल टर्म तक पहुंच गया। अब हमें क्या बोला जाए कि sin square 2x/3 किससे छोटा है? 1 से छोटा है, और किसी का स्क्वायर किससे बड़ा होगा? 0 से। तो sin square 2x/3 1 से छोटा है, बट किससे बड़ा है? बाय डिफॉल्ट है ना, वो लिखने की जरूरत है नहीं, वो हमें पता ही है कि किसी का स्क्वायर 0 से बड़ा है। अब मुझे बताओ sin square 2x/3 का इनडायरेक्टली रेंज क्या है? जब सिंप्लीफाई किया तो 0 से लेके 1, और sin square 2x/3 का वैसे भी रेंज क्या होता है? 0 to 1। वैसे भी sin square का रेंज क्या होता है? अब इसमें 1 इंक्लूड नहीं, और sin square 2x/3 ऑलवेज बिटवीन 0 to 1। तो मुझे पूछा क्या था क्वेश्चन में कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, मतलब मुझे फाइनली ये पता करना है कि इसका आंसर 0 से 1 के बीच में कब होगा। तो मैं ऐसा बोलूंगा हमेशा होगा, बट sin square का रेंज
अब ये तो समझते हो कि साइन स्क्वायर एक्स इज ऑलवेज बिटवीन 0 to 1, इसमें किसी को डाउट? कोई मुझे पूछे कि एक्स की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिसके लिए सेटिस्फाई होगा, तब क्या सारी वैल्यूज ना, कुछ भी रखूंगा तो साइन तो हमेशा 0 और 1 के बीच में रहेगा, 30 रखूंगा तो भी 0 और 1 के बीच में होगा, 3000 रखूंगा तो भी 0 और 1 के बीच में होगा, 1.33 डिग्री डालूंगा तो भी 0 और 1 के बीच में रहेगा, कुछ भी डालूंगा रहेगा तो 0 और 1 के। इसका सॉल्यूशन कोई पूछे तो मैं क्या करूंगा, एक्स बिलोंग्स टू ऑल द रियल वैल्यू, कुछ भी रख लो कोई फर्क नहीं पड़ता, करेक्ट? बस इसमें एक ही प्रॉब्लम है, इक्वल टू 1 नहीं, 2x/3 प्रॉब्लम नहीं हो तो क्या फर्क पड़ता है, एंगल कुछ भी हो। तो क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर, इक्वल टू 1 नहीं दिया हुआ है, अगर इक्वल टू 1 भी दिया होता तो मेरा आंसर क्या होता, तो मैं क्या लिख देता, बट इक्वल टू 1 नहीं देने की वजह से अब मुझे उस रियल वैल्यू में से कौन से एंगल हटाने पड़ेंगे, यहाँ पर साइन स्क्वायर 2x/3 का आंसर 1 होता होगा, तो अब यहाँ पर मुझे बताओ साइन स्क्वायर 2x/3 1 कब होता है, स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज कर लेंगे, मतलब स्क्वायर वाली फॉर्मूला यूज कर लेंगे, साइन 1 कब होता है 90 डिग्री पे, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा लाना पड़ेगा ना, उसके बाद फिर तो जनरल सॉल्यूशन, तो साइन 1 कब होता है 90 डिग्री पे, अब साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, एक्स का काम कौन करेगा, आप कौन सी फॉर्मूला यूज कर रहे हो, समझ में आ रहा है? तो लास्ट जो फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा कब होता है, एक्स इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, ये वाला यूज कर रहा हूँ। तो एक्स की जगह पर कौन है 2x/3, अल्फा की जगह पर कौन है y/2। आपको फाइनल आंसर किसका चाहिए होता है, एक्स का, तो 3 पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा और 2 से डिवाइड कर लूंगा, तो क्या हो जाएगा 3n/2 प्लस माइनस 3/2, ये वो वैल्यू मिला जो मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें ये तो वो वैल्यू जब साइन का आंसर किसके इक्वल है, और ये तो आपको नहीं थे ना, आपको इक्वल टू 1 नहीं है, तो मेरा फाइनल आंसर क्या होगा, ऑल द रियल वैल्यू एक्सेप्ट 3n/2 प्लस माइनस 3/4 वेयर n बिलोंग्स टू, ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। तो हो सकता है कि आपको इक्वालिटी की जगह पर इनइक्वालिटी के टर्म्स में क्वेश्चन दिया, तो उससे कोई सॉल्यूशन को कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ आया? 2026 का क्वेश्चन आप बताइएगा कैसे करोगे। √3 cos 2 थीटा प्लस 8 cos थीटा प्लस 3√3 इक्वल टू 0 ये मुझे -3 पाई से लेके 2 पाई के बीच में नंबर ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। अब मुझे बताओ, मैं करता हूँ, क्या करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन में पूछा है नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होंगे इस रेंज में। नंबर ऑफ सॉल्यूशन तो मैं तभी पहुंचूंगा जब मैं वैल्यू तक पहुंच जाऊं। वैल्यू तक मैं तभी पहुंचूंगा जब मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस एंड आइडेंटिटीज की सारी फॉर्मूला आती है। सबसे पहला cos 2 थीटा cos 2 cos स्क्वायर थीटा, तो अगर यहाँ पर cos थीटा है तो cos 2 थीटा को 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस में रखना चाहिए, ठीक है, प्लस 8 cos थीटा प्लस 3√3 को 0, ठीक है। ब्रैकेट ओपन कर ले एक बार, तो 2√3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 8 cos थीटा और ये -√3 और प्लस 3√3, तो 3 टाइम √3 में से 1 टाइम √3 क्या कॉमन 2 क्या रहेगा, इसमें तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। फर्स्ट स्टेप से सबको समझ आ गया होगा भाई, यहाँ cos थीटा है तो यहाँ पर भी क्या लाना चाहिए, cos 2 थीटा के फॉर्मूले लगा लिए। अब सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, फिर डायरेक्टली फैक्टराइज कर लेंगे। √3 into √3 तो 3 होता है ना, 4 cos थीटा के फैक्टर 3 cos थीटा प्लस, तो दो फैक्टर कौन से हुए, √3 cos थीटा
+1 है ना, यहाँ से √3 cos थीटा कॉमन, यहाँ से 1 कॉमन, ये एक फैक्टर होगा, दूसरा फैक्टर फैक्टराइज करना चाहते हैं क्या है, दो फैक्टर √3 cos थीटा +1 और cos थीटा +√3 = 0। तो पहली पॉसिबिलिटी √3 cos थीटा +1 ही 0 होगा, या तो फिर cos थीटा +√3 0 होगा। √3 cos थीटा +1 0 कब होगा? जब cos थीटा और cos थीटा -√3 कब होगा? कभी नहीं। क्यों नहीं होगा ये? रेंज के बाहर है। cos की रेंज क्या होती है? ये उससे भी छोटा है, तो cos कभी भी -√3 होने वाला नहीं है। अब आपके पास क्या है? cos थीटा -1/√3 होना चाहिए। आपको ये नहीं पूछा कब होगा, आपको पूछा कितने सॉल्यूशंस होंगे, इसलिए मुझे ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि cos कब -1/√3 होता है, राइट। मुझे बस ये जरूरत है, कंसेप्ट अब चाहिए आपको। ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन तक आ गए, और यहाँ तो वैल्यू तक पहुंच गए। रेंज क्या दिया? -3π से 2π। और मैंने क्या बोला, आप लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए हमेशा दो पार्ट में डिवाइड कर लेने का, पॉजिटिव का अलग और -3π से 0 को अलग तरीके से ट्रीट करो, और 0 से 2π के बीच में cos कितनी बार -1/√3 होगा? 2 बार। कौन कौन से क्वाड्रेंट? cos नेगेटिव होता है, तो दो सॉल्यूशन यहाँ से मिलेंगे, करेक्ट। अब -3π से 0 का मतलब समझाओ कि मैं सर्कल कितनी बार मूव कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ से जब आप यहाँ नेगेटिव एंगल, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ से चालू किया, यहाँ तक आया, तो कितना हुआ? -2π। कितना हुआ? इसके बीच में cos नेगेटिव कितनी बार देगा? कहाँ पर? तो दो सॉल्यूशन और मिले। अभी भी कहाँ तक जाना है आपको? -3π मतलब -2π से चालू करके यहाँ तक आऊंगा, तो और एक -π चला मैं, यहाँ पर कितना हुआ? ये सब समझ आते हैं। तो वापस फोर्थ क्वाड्रेंट आया, और फोर्थ में तो cos पॉजिटिव होता है, बट थर्ड में cos, और एक सॉल्यूशन मिलेगा। तो यहाँ टोटल कितने मिले? यहाँ कितने मिले थे? टोटल कितने हो गए? जीरो से 2π के बीच में थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, सेकंड एंड थर्ड में cos नेगेटिव, दो सॉल्यूशन। वैसे ये सब्जेक्ट में आप लोगों को पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि आपको एनसीईआरटी में दिया ही नहीं है। ये एंट्रेंस में पूछा जाएगा आप लोगों को, कहीं पर ऑब्जेक्ट में, स्कूल में ऑब्जेक्ट में पूछ सकते हैं, सब्जेक्ट में पूछा जाने के चांसेस मेरे हिसाब से तो नहीं है, पर पूछा भी जाएगा गलती से तो देखते हैं लास्ट में कौन कौन सा पॉइंट। ये समझ आया? क्लियर है सबका? तो आपके एंट्रेंस में भी इसी तरह की क्वेश्चन आएंगे जैसे आपने सब्जेक्ट में कर रखा है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ अलग पूछने वाले हो आपको, है ना। पूरा सेम ही स्ट्रक्चर होगा जैसे आपने DPP1 अगर अच्छे से कर रखा है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के एक DPP और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जो भी 5-6 DPP और जो भी बेसिक कंसेप्ट यूनिट सर्कल को लेके, मतलब जैसे कल केस हुआ तो सारे तो चेक नहीं किए मैंने, बट 5-6 चेक किए, तो पहली बार ऐसा लग रहा है कि हाँ त्रिगो आने लगा है तुम लोग को। जो भी चेक किए उनके अच्छे मार्क्स थे, तो थोड़ा कंसेप्ट भी सही जा रहे हो। तो अगर कंसेप्ट ठीक है तो आपका इंटरेस्ट भी बहुत आराम से हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता कि उसको कुछ अलग पूछते हैं, कंसेप्ट तो वही रहने वाला है ना। ऐसा थोड़ी है कि वहां पर आप लोगों को कुछ अलग दुनिया का कुछ पूछ लेंगे, है ना। ओके, अब जब इसका लास्ट पार्ट ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का जो हमें सीखना चाहिए वो है ग्राफ। ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जो नॉर्मल तरीके से सोल्व ही नहीं होता होगा, तब हमें जरूरत पड़ेगी ग्राफ की, राइट। तो 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ, और यहाँ पर ग्राफ का मतलब ये नहीं कि ग्राफ पेपर लेके पेंसिल ना रबर ना वो सब लेके बैठना होता है, आपको स्टैंडर्ड ग्राफ आना चाहिए ड्रॉ करना, राइट। तो सबसे पहले y = sin x का ग्राफ, y = sin x का ग्राफ।
और y को तो sin x का ग्राफ ड्रॉ करना था। इसका ग्राफ में ऐसे बोल सकते हैं कंटिन्यूस ग्राफ होगा जिसका एंड ही नहीं होगा। एंड होगा sin x का डोमेन क्या होता है? ऑल द रियल वैल्यू। साइन के अंदर तो आप कोई भी एंगल डाल सकते हो ना, इट मींस साइन का ग्राफ का एंड ही नहीं होता है, वो कहां तक जाता है? इनफाइनाइट, राइट। बट हाँ ये पक्का है कि साइन का रेंज क्या होता है? तो ये y एक्सिस पे हमेशा किसके बीच में रहेगा? -1 से 1 के बीच में। x एक्सिस पे कहाँ एंड होगा? तो कहीं नहीं होगा। x एक्सिस पे आप एंगल डालोगे ना, 0 डिग्री पर आंसर क्या होता है? 0 डिग्री पर आंसर क्या होता है? 0। π/2 का आंसर क्या होता है? आप यहाँ पर जब एंगल मतलब यहाँ पर पुट करोगे तो x एक्सिस पे क्या होगा आपका? एंगल। और y एक्सिस पे क्या होगा? वैल्यू होगा ना। साइन का ग्राफ दिखने में एक कंटिन्यूस ग्राफ होगा और एक पीरियोडिक ग्राफ भी होगा। पीरियोडिक ग्राफ का मतलब कि टाइम के बाद सेम ही जैसा दिखेगा। साइन एक बार राउंड मार लिया उसने 0 से 2 पाई, तो जैसा होगा वैसे ही तो वापस सेकंड राउंड में होगा। तो थोड़ी कि सेकंड राउंड में कुछ अलग देने लगेगा, ये तो नो। इसका मतलब कि साइन एक पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब होता है कि ऐसा फंक्शन जो एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद वापस सेम ही चीजें फॉलो करे। जो स्कूल में बोलते हैं ना अपने, हमारे 7 पीरियड होते हैं स्कूल में, तो 7 पीरियड क्यों बोलते हैं? हर पीरियड का टाइम इंटरवल सेम होता है। ऐसा होता है किसी स्कूल में पहला पीरियड 10 मिनट का, फिर दूसरा पीरियड 2 घंटे का, ऐसा नहीं होता है ना। 35 मिनट का पीरियड है तो हर पीरियड 35 मिनट के होते हैं, राइट। तो इसीलिए पीरियोडिक फंक्शन का मतलब कि वो गैप जिसके बाद आपका फंक्शन सेम बिहेवियर फॉलो करेगा। तो साइन और कोस दोनों का पीरियड कितना होगा? वो तो रेंज है। साइन और कोस कितने टाइम के बाद वापस सेम तरीके से बिहेव करेगा? तो एक राउंड मारने के बाद सेम बिहेव करेगा ना। तो साइन और कोस का पीरियड कितना होता है? 2 क्योंकि हर 360 के बाद वो सेम जैसा दिखेगा। हर 360 के बाद अगर उसने पहली बार 30 पे अगर 1/2 दिया तो वापस 360 मूव करके सेम जगह पर आओगे तो 1/2 ही देगा ना। ऐसा थोड़ी और कुछ वैल्यू देने लगेगा। यस, इसीलिए इसका ग्राफ एक इंटरवल के बाद सेम तरीके से फॉलो करेगा। इसका ग्राफ एग्जैक्टली ऐसा ही दिखेगा। ये आपका 0 डिग्री पर आंसर कितना? 0। मैक्सिमम वैल्यू 90 डिग्री पर देगा। π/2 पे 1, π/2 पे कितना देगा? 1। 180 पे 0। साइन कब 0 होता है? हर पाई के मल्टीपल पे। 0 पे 0 दिया, पाई पे 0 दिया, वापस 0 कब देगा? अच्छा यहाँ पर वैल्यू 0 होगी ना। एक्स एक्सिस से पाई क्या होता है? 0। तो पाई के बाद यहाँ पर कौन सा पॉइंट होगा? कौन सा एंगल होगा? 2 पाई। यहाँ पर कौन सा होगा? 3 पाई। वापस यहाँ पर क्या होगा? 4 पाई। मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1। हमेशा किसके बीच में रोटेट करता रहेगा? -1 से 1। इसके ना ऊपर जाएगा ना इसके नीचे जाएगा, राइट। 0 से 2 पाई। और अच्छा ये बीच में ये वैल्यू कौन सी होगी? ये 180, ये 360, तो बीच में 270 होगा, जिसको कितना देता है? -1। फिर 2 पाई और 3 पाई के बीच में, 2 पाई और 3 पाई के बीच में कौन से एंगल पे 1 देगा? 5π/2। फिर 3 पाई और 4 पाई के बीच में 7π/2, करेक्ट। इस तरफ ये 0 था, यहाँ पर ये कौन सा एंगल? -5, ये चलता रहेगा कहाँ तक? इनफाइनाइट। यहाँ पर -1 दिया तो ये एंगल कौन सा? -π/2, -90 ना। ये -270, -3π/2, ये -5π/2, और चलते रहेगा, इसको कोई एंड नहीं होने वाला है। क्लियर? और आप देखोगे तो 0 से 2 पाई के बीच में इसका जैसा ग्राफ था, यहाँ से लेके यहाँ तक का ग्राफ देखो। वापस 2 पाई से 4 पाई के बीच में देखो, कोई फर्क है? मैं अगर यहाँ से यहाँ ग्राफ बनाऊं और फिर वापस सेम 2 पाई से 4 पाई में बनाऊं तो सेम है। और 4 पाई to 6 पाई में, 6 पाई to 8 पाई में, क्यों?
क्योंकि वो पीरियोडिक फंक्शन है। क्या कुछ बोलोगे अब क्या? पीरियोडिक फंक्शन, और उसका पीरियड कितना होता है? हर 2 पाई के बाद वो आपको सेम ही ग्राफ देगा। क्लियर? ये आपका sin x का ग्राफ हो गया, sin x का ग्राफ है। ठीक है, अब थोड़ा सा सोच के बताना जो मैं पूछ रहा हूँ, थोड़ा दिमाग यूज करना। ये sin x का ग्राफ है, मुझे इसी ग्राफ में ऐसा कुछ चेंज करना है कि जिसको sin 2x का ग्राफ हो जाए। अभी वो किसका ग्राफ है? sin x का। क्योंकि आपको ये जरूरी नहीं, मैं आपको sin x ही सिखा सकता हूँ, पर पूछने में तो कुछ भी पूछेंगे, sin 2x, sin 3x/2, sin 5x, कुछ भी आ सकता है आपको। तो आप हर एक का ग्राफ अलग अलग तो याद ही नहीं रख पाओगे, तो एक ग्राफ याद रखना पड़ेगा, और वो बेवकूफी है। मुझे अगर sin x आता है तो मुझे दुनिया का हर ग्राफ आता है साइन के रिलेटेड। मुझे बताओ सोच के, इफ इट्स अ ग्राफ ऑफ sin x and हाउ टू मेक ग्राफ ऑफ sin 2x, या मैं इसी के अंदर मुझे बता दो इसमें मैं क्या चेंज करूं, इसी चीज क्या चेंज करूं, डायरेक्टली sin x में से sin 2x का ग्राफ हो जाए। उसका पीरियड 4 ग्राफ में क्या चेंज करोगे? सर सारे एक्सेस को डबल करना पड़ेगा तो 1 + उसका पीरियड फंक्शन आएगा। ग्राफ में क्या चेंज करोगे? पीरियड क्या होगा? क्या ग्राफ में तो ग्राफ मतलब sin 2x का ग्राफ ऐसे दिखेगा, ग्राफ पूरा क्लोज हो जाएगा। नहीं ग्राफ दिखने में ऐसा ही दिखेगा, बट कुछ तो चेंज हो रहा होगा ना। अच्छा चलो एक मैं बता देता हूँ। sin x पहली बार 1 कब देता है? 90, राइट? sin x में 90 पे 1 दिया होगा। sin 2x के बाद भी वो देगा तो 90 पे 1 ना, ऐसा थोड़ी कि वो फिर कुछ अलग पे 1 देने लगेगा। तो 90 लाने के लिए आपको x को क्या रखना पड़ेगा? तो बस आपको इतना ही करना है कि जितने एंगल दिख रहे हैं ना आपको यहाँ पर, उस सबको आधा कर दो। सबको क्या करना है? आधा करना है, क्योंकि पहले वो 90 पे 1 दे रहा था, है ना? यहाँ पर 90 रखा तो आंसर कितना दिया? 1। अब मुझे यहाँ पर 90 लाने के लिए x को क्या रखना पड़ेगा? तभी तो 45 × 2 90 होगा, और sin 90 पे वो क्या देगा? 1 देगा। तो अगर sin x ग्राफ और sin 2x के ग्राफ में कोई पूछे क्या चेंज करना है, मैं बोलूंगा कुछ चेंज मत करो, ये जितने भी एंगल दिख रहे हैं ना एक्सेस में, सबको आधा कर दो, वो sin 2x का ग्राफ, और कुछ चेंज नहीं करना। समझ आया? इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप लोग अपने एंगल को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो तो उसका पीरियड उल्टा होता है, आधा होता है। मतलब अगर मैं sin, अच्छा मुझे बताओ अगर समझ आया तो sin 3x का ग्राफ ड्रॉ करना होगा तो क्या करोगे? डिवाइड बाय 3। पहले sin x का पीरियड कितना था? 2 पाई। sin 2x का पीरियड कितना? 5। मैं एक बार और समझाता हूँ जिनको नहीं समझ में आया। पहली बार उसने 1 कब दिया? दूसरी बार उसने 1 कब दिया? 450 में 5 मतलब 450 ना। बीच में दिया कितना है? 2 पाई, 360 डिग्री का गैप है। हर 360 के बाद वापस वो 1 देगा, क्योंकि उसका पीरियड 2 पाई है। इसलिए अब मैं ग्राफ किसका बना रहा हूँ? sin 2x का। तो ये π/2 जो था 90 डिग्री, वो अब क्या बन जाएगा? π/4। जो पहले 5π/2 था वो कितना हो जाएगा? π/4 मतलब कितना डिग्री? 5π/4 मतलब कितना डिग्री? अब गैप कितना है? 180 का। अब गैप कितना है? इसका पीरियड कितना हो गया? 180 हो गया। पहले कितना था? पहले उसका पीरियड कितना हुआ था? और वो पीरियड कितना हो गया? 2 पाई हो गया, क्योंकि आपने अपने डोमेन को किससे मल्टीप्लाई किया था? 2 से। तो मेरे एंगल को डिवाइड बाय 2 करना पड़ता होगा। तो जो गैप पहले 360 पे सेम हो रहा था वो गैप 180 पे सेम होना लगेगा। करेक्ट? इससे क्या सीखे हम लोग कि अगर मैं अपने डोमेन को अगर k से मल्टीप्लाई करूं, मैं अगर अपने डोमेन को k से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा पीरियड जो होगा वो डिवाइड बाई k हो जाएगा।
फिर ये क्या हो जाएगा, पीरियड डिवाइड बाई के होने का मतलब है कि जो गैप आपका 360 के बाद सेम दे रहा था, अब वो अगर डबल करोगे तो 180 के बाद सेम देगा, 3 टाइम करोगे तो कितने गैप के बाद सेम देगा, 120, 360/3 कितना हो जाएगा 120 पर 6 का मतलब ये कि इतना ध्यान रखना है, अगर मैं इस एंगल को जिससे भी मल्टीप्लाई करूंगा उससे आपको डिवाइड करना, और अगर डिवाइड किया तो मुझे बोले कि sin x/2 का ग्राफ बताओ, मैं sin x का ग्राफ बना लूंगा और सारे एंगल को 2 से मल्टीप्लाई कर लूंगा, सारे एंगल को 2 से मल्टीप्लाई कर लूंगा। क्लियर, समझ आ गया सबको? आपको ग्राफ सिर्फ एक ही याद रखना है, कौन सा, साइन, मतलब साइन के इस तरह से साइन का एक ग्राफ याद रखना है, साइन एक्स। फिर उसमें मुझे पूछने को कुछ भी पूछेंगे, ऐसा नहीं कि आपको साइन एक्स पूछने वाले हैं, और कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मुझे साइन एक्स का ग्राफ है, इनफैक्ट मुझे तो कोई भी पूछे तो मैं पहले साइन एक्स ही बनाता हूँ और फिर उसमें चेंज करता रहता हूँ जैसा चाहिए उनके हिसाब से। फिर अगर किसी ने बोला कि साइन 4x का ग्राफ चाहिए तो मैं सारे एंगल को 4 से डिवाइड कर लेता हूँ, मुझे sin x/4 का ग्राफ चाहिए तो सबको 4 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ठीक है, समझ आया सबको? ये किसका ग्राफ है, आपको sin2x का ग्राफ बनाना है, इसमें क्या चीज नेगेटिव, ये किसका ग्राफ है, थोड़ी घर से लेके आए होंगे, ऐसे थोड़ी घर से छोड़ कर दिमाग में सोचो कि अगर sin2x का ग्राफ बनाना अगर इसमें मुझे क्या चेंज करना है, तो मतलब क्या ग्राफ में क्या चेंज होगा वो मत बताओ मेरे को, कहाँ होगा क्या नहीं जाएगा, कहाँ कहाँ जाएगा वो, मतलब आपको ये लग रहा है कि सर हटा देने का, मतलब आपको ये लग रहा है कि sin2 180 से 360 के बीच में कभी कोई वैल्यू देगा ही, वो क्या होगा, ऊपर आ जाएगा, ऐसा थोड़ी वैल्यू नहीं देगा। स्क्वायर करने का मतलब क्या हुआ भाई, थोड़ा कॉमन सेंस यूज करते हो आप, स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि नेगेटिव वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्स एक्सिस के नीचे कैसी वैल्यू देता है, नेगेटिव, एक्स एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव वैल्यू होता है, एक्स एक्सिस के नीचे, तो जैसे मैं स्क्वायर करूंगा तो जो नेगेटिव वैल्यू दे रहा था, जैसे सोच देखो ना 3π/2 में पहले कितना दे रहा था -1, अब स्क्वायर करूंगा तो 3π/2 में कितना देगा, तो ये जो नेगेटिव वैल्यू था 1 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया ना। तो कोई भी ग्राफ, ऐसा नहीं कि sin2 दुनिया का हर ग्राफ में अगर आपने स्क्वायर किया तो एक्चुअल ग्राफ का नीचे का पार्ट ऊपर फिक्स कर देना, तो क्या करोगे, स्क्वायर किया तो इट मींस नेगेटिव वैल्यू कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव वैल्यू, तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा शिफ्ट होगा ऊपर, अब उल्टे यू बनते जाएंगे, तो नीचे का सारा हट जाएगा, ये सब हटेगा और नीचे की जो वैल्यू होगी वो कहाँ चली जाएगी, सेम ग्राफ बस ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। समझ आया? और मोड साइन एक्स का ग्राफ बनाना होता है, उसमें एक आध पॉइंट का फर्क होता है, बट वो अभी नहीं पड़ता है, क्योंकि उसमें काफी कंसेप्ट में चले जाएंगे, वो आएगी तो बातें करेंगे। बस मोड साइन एक्स का भी ग्राफ ऐसे ही कुछ दिखेगा, क्योंकि वो भी नेगेटिव वैल्यू को क्लियर। कभी भी आपने किसी का ग्राफ बनाया, राइट, आपने कभी किसी का ग्राफ बनाया, मुझे कोई बोले कि f(x) का एक ग्राफ बना के दे दिया आपको बोला कि f(x) का ग्राफ, बीच में ब्रेक डाल दो कि आवाज की इच्छा करे तो भी बात करने की इच्छा ना हो। अगर मुझे किसी ने f(x) का ग्राफ ऐसा दिया, आपको दे दिया क्वेश्चन कि f(x) का ग्राफ ऐसा है, राइट, और फिर आपको बोला जाए कि मोड f(x) का ग्राफ बनाना है, तो उसके अंदर मुझे क्या चेंज करना है, जो नीचे का पार्ट है वो मतलब नीचे का रहने दो, नीचे का हटा दो, नीचे का हटेगा और ये हट जाएगा, ये मोड f(x) का ग्राफ। क्लियर, समझ आ गया है ना, क्यों ऐसा हुआ? तो ये अब एक बार आपने sin x समझ लिया तो बाकी सब में फिर उसी तरह से काम करना है। तो sin x में हम एक बोल सकते हैं कि अनबाउंडेड ग्राफ है, अनबाउंडेड नहीं, सॉरी बाउंडेड ग्राफ है। बाउंडेड मतलब जिसको बाउंड कर रखा है भाई, 1 से ऊपर थोड़ी जाएगा,
ना -1 के नीचे आएगा, तो बाउंड कर रखा है किसके बीच में, sin x इज बाउंडेड, राइट। कंटिन्यूस का मतलब है क्या, ये तो मैं आपको समझाने के लिए हाथ उठाता हूँ, अगर मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है तो मैं फ्री हैंड से ड्रॉ कर सकता हूँ sin x तक, इसका एंड थोड़ी ना होता है। इसको कौन सा ग्राफ बोलते हैं, जो बीच बीच में ब्रेक होता है उसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूस। ये कैसा ग्राफ होगा, और पीरियोडिक, ये टाइम के बाद सेम आंसर देता है। तो sin x कोई पूछे फिर ऑड फंक्शन और वो सब होता है, बट वो बात करेंगे, इतना ध्यान रखो। sin x बाउंडेड होता है, sin x कंटिन्यूस होता है, sin x पीरियोडिक भी होता है। फिर इसके अंदर क्या चेंज करना मैंने आपको समझाया, क्लियर है, चेंज सबको समझ आ गया। अब cos x का ग्राफ, ये sin x का हो गया, सर अगर रूट sin x होगा तो क्या लगता है आपको, क्या लगता है, सर उसमें तो फिर वो x का ही पार्ट मिलता है, मतलब ये जो नेगेटिव पार्ट नेगेटिव वैल्यू तो x में डाल रहा हूँ ना, x तो नेगेटिव लेगी, sin x की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, इस तरह की जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा उसमें। सर पॉजिटिव ग्राफ में एक यूनिट ठीक हो जाएगा, बहुत ड्रॉ तो कर लेगा, पीछे कहाँ हो जाएगा, यानी वो पार्ट अच्छा मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, आप बताना इससे ट्रू स्टेटमेंट और फॉल्स स्टेटमेंट। cos x का जो ग्राफ होता ये मिरर इमेज बनाएगा y एक्सिस के लिए, इसे ट्रू और फॉल्स, मतलब y एक्सिस उसका मिरर का काम करेगा cos x का ग्राफ। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि cos x का ग्राफ इस तरफ जैसा दिखेगा सेम टू सेम इस तरफ दिखेगा, तो मिरर नहीं होता, मैं मिरर के सामने खड़ा रहता तो सामने मेरे जैसे दिख रहा है ना, तो इज इट ट्रू और फॉल्स, रीजन भी देना होगा। जैसे ये नहीं है, इसका ग्राफ अगर ये मिरर है तो इस तरफ जैसा है वैसा थोड़ी ना, इस तरफ इन तरफ थोड़ी। cos x का ग्राफ y एक्सिस के लिए सिमेट्रिक होगा, ट्रू और फॉल्स, क्यों, क्योंकि वो 0 पे जो 1 होता है तो मतलब उनका ग्राफ यहाँ पे इतना लंबा है नहीं इसका। cos x सिमेट्रिक होता है तो ट्रू है, पर क्यों, क्योंकि एंगल को नेगेटिव एग्जैक्टली क्योंकि उसको नेगेटिव एंगल से फर्क, cos x का आंसर उतना ही होता है जितना cos -x का आंसर होता है, उसको माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए +90 पे जैसा देगा वैसा ही -90 पे देगा, 180 पे जैसा होगा वैसा ही -180 पे देगा, साइन को फर्क पड़ता है, इसलिए साइन सिमेट्रिक नहीं है। तो कौन कौन से ग्राफ ऐसे होंगे जो y एक्सिस के लिए सिमेट्रिक होंगे, क्योंकि दोनों को नेगेटिव एंगल से फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। ठीक है, cos x का ग्राफ, cos x का ग्राफ जीरो पे क्या देगा 1, 0 पे 1 होता है ना, 90 पे क्या देगा 0, 180 पे क्या देगा -1, 180 पे क्या देगा -1, 3π/2 पे क्या देगा 0, 360 पे क्या देगा 1, 5π/2 में वापस 0, 90 के हर ऑड मल्टीपल पे 0 देता है, और जैसे इस तरफ का ग्राफ वैसा ही सेम इस तरफ का। ये कौन सा एंगल -90, ये कौन सा एंगल -180, ये कौन सा एंगल -270, फिर आगे और बढ़ूंगा तो चलता रहेगा, ये -2π -5π/2 कब एंड होगा, तो कभी नहीं होगा। ये भी बोल सकता हूँ कंटिन्यूस है, अच्छा ये भी बाउंडेड है, कहाँ बाउंड किया है, कंटिन्यूस होता है, कंटिन्यूस होगा ना, ओके, और पीरियोडिक भी होगा, इसका भी पीरियड कितना, इसका भी पीरियड कितना, ये किसका ग्राफ बनाया मैंने, आप थोड़ा ढंग से बनाना, मैं कुछ भी बना कुछ भी मतलब थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है। तो cos x का ग्राफ को अगर इसी को cos 2x का ग्राफ बनाना होगा तो डिवाइड बाय cos x का ग्राफ बनाना होगा तो इसका जो
पार्ट हो सब कुछ ऊपर, नीचे का पार्ट ऊपर जाने का मतलब समझ आया ना, ये वाला पार्ट ऊपर ले लूंगा, ये वाला पार्ट ऊपर ले लूंगा। ऊपर लेने का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव वैल्यू किस में कन्वर्ट हो गया। थर्ड, y इक्वल टू 10। अब देखो 10x का ग्राफ एक बार 10x 90 डिग्री पे कितनी वैल्यू देता है? 90 पे क्या देता है? इनफाइनाइट को जानते हो आप? कोई भी जानता है इस दुनिया में? इसका मतलब कि 10x जो होगा ना एक डिसकंटिन्यूअस ग्राफ होगा। 10x कैसा ग्राफ होगा? 0 पे क्या देगा? 0। 10 0 की वैल्यू कितनी? और 10 90 की वैल्यू कितनी? 10 माइनस 90 की वैल्यू कितनी? माइनस इनफाइनाइट। 10 90 डिग्री अगर इनफाइनाइट है तो 10 माइनस 90 क्या होगा? माइनस इनफाइनाइट। 10 का जो फर्स्ट पार्ट होगा ना, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, ये 0 डिग्री है, π/2 पे इनफाइनाइट होगा। 10 90 डिग्री इनफाइनाइट होता है, पर इनफाइनाइट हम लोग जानते नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ग्राफ है ना, ये वाला ग्राफ, इसके बीच का जो गैप है ना, वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। पर ऐसा कभी नहीं होगा कि ये इसको टच कर जाए। इस लाइन को कुछ बोलते हैं वेरी गुड। क्या बोलते हैं इसको? एस्टीम डॉट। कहाँ पढ़े थे ये पहली बार? ये निकल लोग के ग्राफ में। ये कहाँ पर पढ़ा था फर्स्ट टाइम? लोग के ग्राफ में। एस्टीम डॉट किसको बोलते हैं? वो लाइन जिसको ग्राफ कभी भी टच नहीं करता है, या तो फिर आप ये बोल सकते हो कि इनफाइनाइट पे जाके टच करता है। कहाँ पर जाके टच करता है? इट मींस इनडायरेक्टली कभी भी टच। धीरे धीरे गैप कम होता जाएगा, बट ऐसा कभी नहीं होगा कि ये वाला ग्राफ इसको टच कर जाए। जिस दिन इसने इसको टच कर दिया, उस दिन आज तक की वो वैल्यू जो किसी को नहीं पता, इनफाइनाइट को पता चलने लगी। पर ऐसा कभी होने वाला नहीं है ना, क्योंकि टच करने का मतलब क्या हुआ कि मुझे इनफाइनाइट पता चल गया अब तो। पर ऐसा कभी होगा नहीं। ये आपका ग्राफ हुआ किसके बीच में? माइनस π/2 से 10। वापस इनफाइनाइट कब होता है? 90 में पहली बार इनफाइनाइट होगा। अच्छा, साइन इनफाइनाइट होगा कब? तो सर साइन क्या? 10 जब cos कब 0 होता है? मतलब 90 के सारे ही ऑड मल्टीपल में। तो 90 का पहला ऑड मल्टीपल 90 × 1 हुआ, 90 का दूसरा ऑड मल्टीपल के वापस और 270 और एक एसिम्प्टोट बनेगा। ये कौन सी लाइन होगी? ये कौन सी लाइन है? x इक्वल टू π/2। ये कौन सी लाइन है? x इक्वल टू -π/2। उसके बाद ये एसिम्प्टोट कौन होगा? x इक्वल टू 3π/2। उसको भी वो टच नहीं करेगा। बीच में एक्स एक्सिस को कट करेगा, ऑब्वियसली ऊपर जाने के लिए एक्स एक्सिस को तो कट करेगा। ये कौन सी वैल्यू होगी? 10 कब 0 होगा? 180 पे। साइन जब 0 होगा तो 10 भी 0 होगा ना। साइन कहाँ 0 होता है? इन5 पे। तो पहली बार 0 पे 0 होगा, फिर 180 पे 0 होगा, फिर 250 पे 0 होगा, चलता रहेगा। इस तरफ -π/2 का पहले का एसिम्प्टोट कौन होगा? -3π/2। x इक्वल टू -3π/2। और इसको टच करेगा नहीं, और जिसको टच नहीं करता उसको कौन सी लाइन बोलते हैं? एसिम्प्टोट। कभी भी आता है एसिम्प्टोट से ऐसा नहीं कि पता नहीं है। ये 10x वगैरह ऐसे चलता रहेगा पूरा, राइट? कैसा है? अनबाउंडेड, क्योंकि इनफाइनाइट तक जाता है। कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस, पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक। ट्रिग्नोमेट्री के सारे ग्राफ एक इंटरवल के बाद सेम ही देता है, पर साइन कोस का पीरियड 2π है, पर tan का पीरियड 2π नहीं है। tan का पीरियड π है। ठीक है, आप देखो तो हर पाई के बाद वो सेम ही आंसर दे। इसके बीच में गैप कितना है? -90 से +90, 180, 90 से लेके 270। इसका पीरियड कितना हो गया? ये भी पीरियोडिक तो है, पर इसका पीरियड कितना हो जाएगा? पीरियोडिक विथ पाई।
ये पीरियोडिक विथ 2 पाई होगा। समझ आ रहा है? ये 10x का ग्राफ है, मुझे 10^2x का ग्राफ बनाना है। नीचे वाले सारे है ना, ये वो पूरा पार्ट जैसा दिख रहा है, वो पूरा पार्ट ऐसा आ जाएगा। सही है? नीचे का और शेप में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सेम शेप के साथ वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर? इसमें किसी को डाउट? यहाँ पर किसी को डाउट है तो मुझे बताओ। कोई ग्राफ में समझ नहीं आ रहा, फिर ये ग्राफ कैसे यूज करेंगे वो तो मैं आपको क्वेश्चन के साथ बताऊंगा ही। पूरे क्लियर है? ये तो है, जब tan का ग्राफ ऐसे होगा तो कैसे होगा मतलब जब स्क्वायर लगाएंगे फिर बोला सिस्टम बन जाएगा। ठीक है, पहले ये 3 ग्राफ बना लो, फिर मैं आगे कुछ बताता हूँ।
हुआ सकता है। हो गया ना? तो देखो आप लोग का फोर्स वाला ग्राफ 10x और उसके बाद है 4x। 10x कैसा फंक्शन था? डिसकंटिन्यूस। 4x भी कैसा फंक्शन होगा? अच्छा मुझे बता सकते हैं 10x में जहां जहां पर भी एसिम्पटोट्स बने 4x में भी एसिम्पटोट्स बनेंगे? कब बनेंगे? अच्छा जिनका बाकी वाला तो छोड़ दो, यहाँ बाद में करने का नहीं। उसमें एसिम्पटोट्स कब बने थे? जब cos 0 होता है, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 आएगा तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा। ये कब एसिम्पटोट देगा? साइन कहाँ 0 होता है? इन पाई। मतलब पहली बार वो 0 कब देगा? 0 डिग्री पर। दूसरी बार 1 कब 0 कब देगा? पाई पे। दूसरी बार कब देगा? पाई पे। तो इसका नेक्स्ट एसिम्पटोट होगा पाई। सही है? ये कौन सी लाइन होगी? x इक्वल टू पाई। उसके बाद वापस एसिम्पटोट कब देगा? 2 पाई पे। कब देगा? 2 पाई पे। उसके बाद 3 पाई। कब तक देता रहेगा? इनफाइनाइट तक। और नेगेटिव साइड में कब पहली बार वो? -पाई। -पाई ना? ओके। अब एक चीज बताओ, 10 का जो ग्राफ हमने बनाया है वहां पर, उसके हिसाब से 10 कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? ऑलवेज इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है? x की वैल्यू बढ़ाते जाऊंगा तो मेरा आंसर भी ये ऑलवेज बढ़ रहा है, हमेशा नीचे से ऊपर ही जाता है। और ये कोस का है, कोस कैसा है? इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग? हाँ मतलब देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज हुआ, सडनली एक पॉइंट आया, फिर वापस इंक्रीज हुआ, फिर वापस डिक्रीज हुआ, तो वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों होता है। तो इसलिए कोस स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी नहीं होता, स्ट्रिक्टली साइन एक्स का ग्राफ देखिए कैसा इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग? दोनों। पार्शियली इंक्रीजिंग है, पार्शियली डिक्रीजिंग। बट 10x स्ट्रिक्टली कैसा है? अगर 10x स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो 4x स्ट्रिक्टली उसी का रेसिप्रोकल है। 10 एंड 4 का रेसिप्रोकल की तरह 10 जब ऊपर जाएगा तो 4 हमेशा, इसलिए 4 ऑलवेज डिक्रीजिंग होगा। 4 हमेशा डिक्रीजिंग होगा, वो हमेशा नीचे ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। और ये दोनों उसके एसिम्पटोट्स हो जाएंगे। y एक्सिस का लाइन मतलब x इक्वल टू 0, फिर पाई को टच नहीं करेगा, फिर पाई को टच नहीं करेगा, फिर 2 पाई को भी टच नहीं करेगा। सही है? ये कौन सा होगा? जब वो x एक्सिस को कट करेगा, x एक्सिस को कट करेगा मतलब y 0 होगा, y 0 का मतलब cos x 0 होगा। cos कब 0 होता है? पाई बाय 2 पे फिर
3 पाई बाई 2 से इस तरफ माइनस पाई बाई 2 से, तो ये आप लोगों का कोटेक्स का ग्राफ हो जाएगा, है ना? ओके, बाउंडेड अनबाउंडेड, अनबाउंडेड, कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस, पीरियोडिक नॉन पीरियोडिक, क्या होगा इसका पीरियड पाई, 10x का अगर पाई है तो कोटेक्स का भी तो ये वो आप लोगों का कोटेक्स का ग्राफ। और ये डिक्रीज क्यों हो रही है समझ आए? क्योंकि 10 तो कोट को डिक्रीज होना। अब कौन से दो बट गए? sec x और cos x, y इक्वल टू sec x। sec x क्या होता है? 1 बाई, तो इसमें भी एसिम्प्टोट बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। कब बनेंगे? जब cos 0 होगा, क्योंकि cos 0 होगा तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, है ना? cos 0 होते ही 1 बाई 0 अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पर जब आप लोग sec x का ग्राफ बनाओगे तो sec x के ग्राफ में एसिम्प्टोट कौन सा होगा आप लोगों का? और कब 0 होता है? पाई बाई 2 पे। और कब 0 होता है? पाई बाई 2 पे। पहले 0 से पाई बाई 2 तक का मैं ग्राफ बना देता हूँ। sec x का रेंज क्या होता है? sec x का ग्राफ, sec x का रेंज माइनस इनफाइनाइट से -1 से, इसका मतलब ये हुआ कि साइन और कोस का आंसर तो -1 और 1 के बीच में था। ये चालू ही 1 से होगा, कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट तक। चालू -1 से होगा, नीचे कहाँ तक जाएगा? माइनस इनफाइनाइट तक। sec 0 की वैल्यू कितनी होती है? sec 0 डिग्री की वैल्यू 1, cos 0 डिग्री कितना होता है? cos 0 1 होता है, तो sec 0 भी तो 1 ही होगा। और cos 90 पे इनफाइनाइट होगा, सॉरी cos 90 पे 0 होगा, तो sec अनडिफाइंड हो जाएगा। तो पहले एसिम्प्टोट प्लस पाई बाई 2 और इस तरफ का माइनस पाई बाई 2। अच्छा, माइनस पाई बाई 2 से 0 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? माइनस 90 से 0 डिग्री तो कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। और 0 से 90 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट एंड फोर्थ दोनों क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है? पॉजिटिव। दोनों क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है? पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो ग्राफ होगा ये एसिम्प्टोट भी होगा ना, इसको टच नहीं कर पाता होगा। 0 डिग्री पे क्या देगा? 1। और सेक y एक्सिस के लिए सिमेट्रिक भी होगा। क्यों होगा सिमेट्रिक? क्योंकि उसको नेगेटिव से फर्क नहीं पड़ता। सेक -x का आंसर और सेक x का आंसर सेम होता है, और किसको फर्क नहीं पड़ता? मतलब और कौन सिमेट्रिक था? सेक को छोड़ के और कौन सा y एक्सिस के लिए सिमेट्रिक था? और क्योंकि उसको भी नेगेटिव एंगल से फर्क नहीं पड़ता। तो ये आप लोगों का सबसे पहले तो ग्राफ हो गया, मतलब एक पार्ट हो गया किसके बीच में? माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में। 0 पे क्या देगा? 1। एक 0 डिग्री की वैल्यू 1 हो जाएगा, करेक्ट। अच्छा, अब आप इसमें एक चीज और देखोगे, ये सारी चीज ऑब्जर्व करने की होती है। आप देखो तो यहाँ पर इस वाले पार्ट में सेक डिक्रीज हो रहा है, फिर सडनली ये पॉइंट आता है, फिर वापस इंक्रीज होना चालू होता है। ये 0 से लेके पाई बाई 2 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos कैसा फंक्शन होता है? डिक्रीज या इंक्रीज? फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos कैसा फंक्शन होता है? आपको इंक्रीजिंग डिग्री कुछ समझ नहीं आए ना, जब कोई पूछे और आपको नहीं पता चले या एग्जाम में आ जाए तो आप लोग गलत तरीके से सोचो, इसलिए नहीं होता। आपको यूनिट सर्कल ड्रॉ कर लेने का कंसेप्ट, कुछ भी पूछा जाए तो किसको ड्रॉ करने का? यहाँ पर आपका पॉइंट क्या होता है? 1,0। यहाँ पर आपका पॉइंट क्या होता है? आप एंगल को हमेशा इंक्रीज ही करते हो। यहाँ पर cos क्या था? यहाँ पर कहाँ पहुंचा?
तो डिक्रीज हुआ इंक्रीज हुआ, तो कोस जब डिक्रीज होगा तो सेक क्या होगा, इसलिए देखो तो फर्स्ट क्वार्टर में इंक्रीज हो रहा है। फर्स्ट क्वार्टर में जब कोस डिक्रीज होगा तो सेक क्या होगा, इंक्रीज। फोर्थ क्वार्टर की बात करते हैं, यहाँ का पॉइंट क्या होता है, 0, पहले कोस कितना था, अभी कितना है, तो इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, तो फोर्थ क्वार्टर में कोस इंक्रीज हुआ तो सेक डिक्रीज, इसलिए आप देखो तो डिक्रीज हो रहा है। ये मैं इसलिए आपको समझा रहा हूँ कि कल उठ के मैं ग्राफ भूल जाऊँ तो ग्राफ बनाना भी तो आना चाहिए। तो ये सारी चीजें आप लोगों को यूनिट सर्कल से ग्राफ बन जाता है, मतलब अगर मुझे यूनिट सर्कल को समझना आता है तो मैं ग्राफ बना दूँ। ये ठीक है, इतना पार्ट ये किसके बीच में हुआ, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वार्टर के बीच में। वो मतलब फोर्थ क्वार्टर में कैसे आएगा, कौन से चाहिए फोर्थ क्वार्टर में? अच्छा -90 to 0 फोर्थ क्वार्टर क्यों होगा ऐसा कुछ, यहाँ से चल तो देखो ये कौन सा एंगल आपके हिसाब से, और उल्टा चलूंगा तो -90 होगा, तो -90 से 0 के लिए फोर्थ क्वार्टर चाहिए। तो ये आप लोगों का हुआ कौन कौन से क्वाड्रेंट की बात हुई, फर्स्ट एंड फोर्थ। अब लेते हैं अपने सेकंड और थर्ड। π/2 के बाद का एसिम्पटोट कौन होगा, 3π/2, π/2 के बाद कौन होगा 3π/2। π/2 से 3π/2 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, π/2 से 3π/2, 90 से 270, सेकंड एंड थर्ड दोनों में सेक पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है तो इसका ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे होगा और रेंज के हिसाब से -1 से छोटी वैल्यू देगा, इसका ग्राफ उल्टा यू बनेगा। यहाँ पर वैल्यू होगा, ये एंगल होगा पाई, सेक पाई की वैल्यू, सेक पाई की वैल्यू -1, सेक पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1। कोस पाई कितना होता है, कोस 180 कितना होता है -1 ना, तो सेक 180 भी कितना होगा -1। थर्ड क्वाड्रेंट में और सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में कोस इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है, कहाँ पर था पहले में, कहाँ था 0 पे, कहाँ आया तो क्या हुआ, अगर कोस डिक्रीज होगा तो सेक देखोगे तो यहाँ पर इंक्रीज होगा, कहाँ तक पाई तक। फिर यहाँ -1 0 और यहाँ पर पॉइंट क्या होता है 0 -1, तो ये -1 था फिर 0 पे आया तो इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ, कौन इंक्रीज हुआ, तो कोस इंक्रीज होगा तो सेक क्या होगा, तो यहाँ से देखोगे तो डिक्रीज होना चालू होगा। सही है, इसका ग्राफ। अच्छा ये सिमेट्रिक तो होगा ही किसके लिए, वाई एक्सिस के लिए, और कोई रीजन पूछे तो वही रीजन है कि इसको नेगेटिव एंगल से फर्क नहीं पड़ता। अगर नेगेटिव एंगल से फर्क नहीं पड़ता है तो वाई एक्सिस के राइट साइड में जैसा ग्राफ बनेगा वैसा ही सेम ग्राफ लेफ्ट साइड का बनेगा, उसी का इमेज बनता होगा। तो अगर यहाँ पर उल्टा यू बना तो यहाँ पर भी ये -π/2, तो यहाँ का एसिम्पटोट कौन होगा एक सीधा यू एक उल्टा यू, वापस उसके बाद का जो यू होगा उस तरफ का सीधा होगा, फिर इस तरफ का होगा तो वापस सीधा होगा। ये किसका ग्राफ हुआ, देखिए कैसा है, बाउंडेड है अनबाउंडेड है, अनबाउंडेड क्योंकि इनफाइनाइट तक जाता है, कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस। कोई पूछे कहाँ डिसकंटिन्यूस है तो क्या बोलोगे, जहाँ पर cos 0 होता है, बट डिसकंटिन्यूस कहाँ है, जहाँ पर cos 0 होता है क्योंकि वहाँ पर 1 डिफाइंड हो जाएगा। थर्ड पीरियोडिक नॉन पीरियोडिक, पीरियोडिक और पीरियड 2π, सेक किसका रेसिप्रोकल है, कोस का पीरियड 2π तो सेक का भी तो 2π होगा। ये किसका ग्राफ हुआ,
अब बाकी सारी चीजें सेम, अगर कोई पूछे कि sec 3x का ग्राफ बना के दो तो इसमें क्या करोगे, सारे डिवाइड बाय sec x/4 का ग्राफ बना के तो सारे एंगल को मल्टीप्लाइड बाय उल्टा कर लेने का, है ना। अच्छा sec square x का ग्राफ बनाना होता, जितने नीचे वाले u बन रहे वो सब भी मतलब सीधे u बनने चालू हो जाएंगे सारे के सारे, है ना, सारे के सारे सीधे यू बन जाएंगे। ठीक है, मेरे को कुछ नहीं पता सर, मैं कि वो ये कितने का गैप है, इधर 90 और इधर 90 तो है, इधर 90 इधर 90 तो सही है, पर वो आप इसमें इस तरह से गैप गिन नहीं सकोगे, इसलिए गैप गिन नहीं सकोगे क्योंकि कैसा ग्राफ है ये, डिसकंटिन्यूअस ग्राफ है। कैसा ग्राफ है, तो यहाँ की पीरियोडिसिटी कैसे डिसाइड किया जाएगा कि कोस का पीरियड क्या है, कि कोस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो जैसा कोस फॉलो करता होगा वैसा ही सेक भी फॉलो करेगा, इसलिए कोस का पीरियड 2π है तो सेक का पीरियड भी 2π है। टेन में इसकी टेन में भी अगर आप गिनोगे तो π/2 से लेकर 3π/2 तक, ऐसा नहीं कि डिसकंटिन्यूटी था इसलिए मैंने -π/2 से π/2 लिया। अब इसकी डिसकंटिन्यूटी काउंट करोगे तो डिसकंटिन्यूटी के हिसाब से अगर 360 पे 180 पे सेम दे रहा है, 180 पे उसने सेम दिया, राइट, तो ऑब्वियसली जो 180 पे सेम दे रहा है वो तो 360 पे भी सेम देगा। ये अगर आप यहाँ से यहाँ गिनते हो -90 से +90 गैप कितना है, तो वापस 180 पे सेम देना चाहिए, दे रहा है क्या, ऐसा यू बन रहा है यहाँ, तो फिर ये वैसे ही यू बना रहा है, वैसे ही सेम बना रहा है, यहाँ पर जैसा ग्राफ था वैसे ही सेम यहाँ बना, कुछ भी फर्क है दोनों में, वहां फर्क है। यहाँ सिर्फ आप इतना ही देखते हो, फिर वापस हो 180 के बाद सेम देना चाहिए था ना, यहाँ दिया ही नहीं उसने, पर 360 के बाद सेम देगा। आप यहाँ से लेके अब यहाँ तक देखो -3π/2 है, कितना डिग्री हुआ ये, या यहाँ पर पॉजिटिव में बता देता हूँ, ये इसके बाद सीधा यू कहाँ देगा, 3π/2 से 3π/2 से 5π/2 के बीच में, सही है, सही है ना। अब आप देखोगे तो ये जो गैप आया था आपका 0 से लेके पाई 3π/2 और यहाँ पर एक 2π बना, 2π पे क्या देगा वो 1, 2π पे कितना देगा 1, तो ये 0 से लेके 2π पे जैसा ग्राफ दिख रहा है ना वैसे ही सेम ग्राफ आपको वापस आगे दिखेगा, सेम टू सेम। कितने गैप के बाद 360 के बाद, 180 के बाद वो सेम ग्राफ नहीं दे रहा है, पर इतना डिटेलिंग में जाने की जरूरत ही नहीं है आपको, क्योंकि कोस का पीरियड कितना है 2π, और फिर सेक का बाय डिफॉल्ट क्या होना चाहिए, ठीक है। कौन सा बचा, अच्छा ये ड्रॉ हो गया, कौन सा बच गया, कोसेक है, कोसेक एक्स में ऐसे प्लॉट बनेंगे, बनेंगे कहाँ बनेंगे, y = cosec x = 1/sin x, साइन जब 0 बनेगा, है ना, साइन पहली बार कहाँ 0 बनेगा, साइन कहाँ 0 बनता है, n5 पे साइन कहाँ 0 बनता है, पहली बार y एक्सिस पे 0 बनेगा, y एक्सिस की लाइन को हम बोलते क्या है, x = 0, फिर वापस कहाँ पर 0 बनेगा, sin x = पाई पे, x = पाई पे ना, तो वो क्या होगा उसका एस्टिमेट होगा, किसका, कोसेक एक्स। कौन से क्वाड्रेंट हुए ये दोनों, फर्स्ट एंड सेकंड में कोसेक पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, दोनों में पॉजिटिव होता है, तो ग्राफ कहाँ पर होगा, एक्स एक्सिस से ऊपर, और कोसेक एक्स का रेंज के हिसाब से वो 1 से बड़ा ही होगा, तो 1 के ऊपर ही बनेगा, 1 कब देगा 90 पे, यहाँ पर 90 होगा जब वो क्या दे रहा होगा 1। ये डिक्रीज हुआ यहाँ से यहाँ तक या इंक्रीज हुआ, कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है, साइन इंक्रीज होगा तो कोसेक क्या होगा डिक्रीज। सेकंड क्वाड्रेंट में ये इंक्रीज हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है डिक्रीज,
साइन क्या होता है? डिक्रीज होता है ना, इसलिए कोसेक इंक्रीज हो रहा है। ओके, अब ये पाई पे हुआ, उसके बाद कौन होगा? पाई के बाद का नेक्स्ट एसिम्प्टोट 2 पाई, पाई के बाद का नेक्स्ट एसिम्प्टोट पाई से 2 पाई, तो कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड एंड फोर्थ में कोसेक नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है? नेगेटिव होता है, तो एक्स एक्सिस के नीचे होगा। और ये वैल्यू कौन सी होगी? ये पाई था, यहाँ पर 3 पाई बाई 2 होगा। 270 डिग्री पे कोसेक -1 देगा ना, क्योंकि 3 पाई बाई 2 पे साइन भी -1 देता है, तो साइन -1 है तो कोसेक भी, तो यहाँ से यहाँ मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? थर्ड क्वाड्रेंट में कोस सॉरी साइन डिक्रीजिंग। यहाँ पर पॉइंट क्या होता है? -1, यहाँ पर पॉइंट क्या होता है? साइन 0 पे था, कहाँ पहुंचा? इंक्रीज हुआ डिक्रीज? अगर साइन डिक्रीज होगा तो कोसेक को क्या होना है? इंक्रीज हो रहा है। फिर आप 0,-1 पे थे, फिर आप पहुंचे 1,0 पे, तो -1 से 0 पे गए, तो अगर साइन इंक्रीज हुआ तो कोसेक को क्या होना है? सही है। ओके, अब एक सीधा यू बना, एक उल्टा यू बना, तो उस तरफ भी वापस उल्टा यू बनता होगा। कौन सा लाइन होगा यहाँ पर? एसिम्प्टोट x इक्वल टू -पाई, x इक्वल टू और कौन सा क्वाड्रेंट हुई? -पाई से 0 मतलब कौन से डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज। और क्वाड्रेंट कौन से थर्ड एंड फोर्थ दोनों में कोसेक क्या होता है? इसलिए एक्सिस के नीचे रहेगा ना। तो जितना ध्यान में रखो, एक बार सीधा यू बनता है पूरा, एक बार किसके बीच में सीधा यू बनेगा, किसके बीच में उल्टा यू बनेगा, तो उसके दो एसिम्प्टोट्स के बीच। कब ऊपर बनेगा कब नीचे बनेगा तो पता चल जाएगा कौन से क्वाड्रेंट में आप पॉजिटिव और कौन से क्वाड्रेंट में आप नेगेटिव। अगर आप भूल जाते हो तो कैसे पता करोगे कि यूनिट सर्कल से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देख लेंगे। क्लियर? ओके, ये भी कैसा है? बाउंडेड, अनबाउंडेड, अनबाउंडेड, कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस, पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक, और कितना पीरियड? 2 पाई। फिर 6 जो आपके ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ कितने चाहिए?